और सम्मानित साथियों, आप सबका इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज यहाँ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भाई नवाजी सालम जी, निजाम चौधरी जी, भाई सत्येंद्र अशोक जी जो उत्तराखंड के सह प्रभारी हैं, ब्रजमोहन सिंह जी, चरण सिंह जी, गोविंद गुजर जी, संजीव पाल जी, विजेंद्र सूद जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, कपिल आजाद जी, सुरेंद्र अशोकी जी, अमित गुजर जी, साजिद रिजवी जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी, एडवोकेट भीम सिंह जी, वहीद अंग्रेज जी, हमारे महानगर अध्यक्ष अनंत जी, गौतम जी, भाई साहब गुरुकरण सिंह जी, मोनू तोमर जी, विकास हरित जी, सौरभ गौतम जी, और इनके साथ इस क्षेत्र की बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें जिन्होंने क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों में अपने आप का एक बड़ा स्थान रखा है। मैं उन सबका भी जो इस मंच पर उपस्थित है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेरे छोटे भाई मदन अली जो लंबे समय करने का काम करते हैं, उन्होंने भी संकल्प मन में करके इस आंदोलन को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपनी कमर कसी है, मन का दिल भी गहराई से हट जाओ। फिर कोई पुलिस का भाई आपको पढ़ के पिक्चर करे तो जिम्मेदार निभाता है, पूरा क्यों मानते, क्या तो अपने आप हट जाओ भाई, बैठ जाओ। अगर आपको अपने सम्मान की परवाह तो अपने आप हट जाओ, खड़े होकर आपके नाम में हट जाओ। इनको ब्लैक टी शर्ट वालों को पकड़ करना तो नहीं हट रहा, पकड़ करना तो नहीं हट रहा। देखो, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं वो पीछे वालों को बिल्कुल समझते हैं, जो लोग बेचारे कहीं घंटों में बैठे। अब ये जो लोग बैठे यही तो उनके मन में तो इच्छा है कि भाई अपने नेता को सुने, उसकी बात को सुने, उसको देखे, आंख से आंख मिलाए। ये हमारी माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटी बच्चे बैठे हैं, तो इनकी भी इच्छा है कि वो अपने भाई को देखकर तो आप सामने हट जाते हैं, ये समझ के कि भाई हम तो नौजवान लड़के हैं, हमें कौन कुछ कह देगा, कोई कुछ चेहरा तो नहीं मार देंगे। तो भाई ये विचार तो अच्छा नहीं है भाई। सभी लोग बुजुर्ग लोग क्या करेंगे, वो आपके साथ लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनके मन में इच्छा तो है कि भाई आप लोग अभिभाषण बनाना। इसलिए मैंने आपको हटने के लिए कहा, आपको खुद ही हट जाना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं मेरे की सरजमी पे अपनी बात को शुरू करने से पहले उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिनकी वजह से आज हमें ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला। मैं मानता हूं भारत में किसी को कुछ भी मांगने से नहीं मिला, उसके लिए संघर्ष करने पड़े, उसके लिए आंदोलन करने पड़े, उसके लिए लाठियां खानी पड़ी, उसके लिए जेल जाना पड़ा, उसके लिए तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इतिहास गवाह है, यहाँ आजादी मांगने से नहीं मिली, आजादी छीननी पड़ी है, बलिदान देने पड़े। मेरे जगदीश साथी का मैं तथागत गौतम बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वीर अब्दुल हमीद साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आमना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, कोतवाल भरत सिंह गुर्जर, मानव साहब श्री काशीराम, संत राम बी प्रजापति, बाबू श्रीदयाल चौरसिया, उन तमाम आजाद संघ के समतावादी मानवतावादी विचार के तमाम उन महान पुरुषों को, चौधरी चरण सिंह जी को, सबको मैं आज इस पावन में से श्रद्धा के समर्पित करता हूं। सम्मानित साथियों,
अभी की सरकार को तो लगता है और उनके नेताओं को भी आजादी 2014 के बाद मिली। उससे पहले देश आजाद नहीं था, लेकिन सच ये नहीं, देश 1947 में आजाद हुआ। लेकिन ये कड़वा सच है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपने ही देश में खुद को आजाद महसूस नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही है। उनके मन में तमाम तरह की चिंताएं हैं। और मैं अपनी पहली चिंता इस बात से शुरू करूंगा कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ हूँ, जब मैं सहारनपुर में पढ़ता था तो इस यूनिवर्सिटी का जिक्र हाले बहाले हमारे सामने आता था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी को राजनीति का अड्डा बनाया जाए। चाहे हमारे पार्टी का कार्यक्रम क्यों ना हो या किसी और पार्टी का कार्यक्रम हो, यहाँ मैंने महसूस किया ये विद्यालय है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर ये राजनीतिक अड्डा बना तो मैं आपको लिख के देता हूँ, कल इसका मामला इस पूरे जिले को, क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए है, अस्पताल इलाज के लिए है, इबादत गाह इबादत करने के लिए है। हर चीज को अलग अलग तरीके के लिए बनाया गया है। एक चीज किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकती है और दूसरी चीज किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकती है। जो इबादत घर है उनमें सियासत नहीं हो सकती है और जो सियासत घर है उनमें इबादत नहीं हो सकती। ये जो नया नया सब कुछ बदला है, मैंने वहां बच्चियों को देखा, मैंने छोटी छोटी पढ़ने वाली बच्चों को देखा, उनके मन पर किस तरह का असर पड़ेगा कार्यक्रम। इसी तरह से लोग राजनीतिक लोग नारा लगाते हैं, झंडा घुमाते हैं, ढोल बजाते हैं। क्या वो जो भविष्य हमारा तैयार हो रहा है, क्या हम उसको राजनीतिक भेंट चढ़ा सकते हैं? यहाँ के नेताओं तो भले नहीं नेता हो, आपने तो आज कैसे मैं तो मानता हूं अगर वास्तविकता में राजनीतिक और मैं छात्र संघ से निकल के आया, मैं इस बात को जानता हूं। आज एक नई तरह की राजनीति भारत में है कि नेता का बेटा नेता बनता, जो विधायक बन गया उसका बेटा विधायक बनेगा, उसकी दावेदारी जो सांसद बन गया उसका बेटा सांसद बनेगा, जो चेयरमैन बन गया उसका बेटा चेयरमैन बनेगा। तो फिर ये संघर्ष करने वाले लोग कहां जाएंगे? भाई लोकतंत्र में तो जो संघर्ष रहेगा जनता उसके साथ खड़ी होगी। अगर सारे ही परिवारों वाले नीचे के लोग उनके आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर संघर्ष करने वाला पार्टी नेता जो है, गांव देहात का नेता जो घर घर के समस्या करता, वो कैसे आ गया? उसको कहां से मौका मिलेगा? पहले मौका मिलता था, छात्र चुनाव होते थे, नौजवान संघर्ष करके छात्र राजनीति में आता था, पुलिस के सामने टकराना सीखता था, सरकार से विश्वविद्यालय के प्रशासन से अपनी मांग को रखना सीखता था और मांगों के जरिए उसमें संघर्ष की ज्वाला आती थी और उस संघर्ष की ज्वाला को बहुत बड़ा नेता बनाती थी। लेकिन आज शासन चुनाव करके गरीब गांव के छोटे छोटे परिवारों से आने वाले नेताओं का गला काटने की तैयारी सरकार ने की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब समय बदलेगा और ताकत कमजोरों के हिस्से में आएंगे तो शासन चुनाव बहाल कराए जाएंगे और ईमानदार से शासन चुनाव होंगे। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन है, लेकिन असल में आप भी जानते हैं कि कार्यकर्ता बनाए क्यों जाते हैं। कार्यकर्ता सिर्फ सड़क पर संघर्ष करने के लिए नहीं बनाए जाते, कार्यकर्ता इसलिए बनाए जाते हैं कि वो कार्यकर्ता कल लोगों की आवाज बने, लोगों की समस्या को दूर करने का काम करे, लोगों की ताकत बनने का काम करे, लोगों की हिम्मत करने का काम करे। लेकिन आज राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप देखो, कोई नेता लड़ना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता खिलाफ बोलना नहीं चाहता, कोई नेता सत्ता से गरीबों के हक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। और हालात ये है कि आपके सामने ही आपके लोगों को चुन जाति का शिकार होना पड़ रहा है और सिर्फ आप इस वजह से चुप है कि कहीं आपका नंबर ना आ जाए। ऐसी राजनीति प्रदेश के लिए घातक होती जा रही है। इसलिए आजाद समाज पार्टी जैसे संघर्षशील दल का और उसमें काम करने वाले मजबूत लोगों को आगे लाना बहुत जरूरी हो गया। जब मैं नगीना में चुनाव लड़ रहा था,
आज मीडिया के एक साथी मुझसे पूछ रहे थे कि चंद्रशेखर भाई तीसरे पंचायत चुनाव में क्या होगा, और मैं बात उतनी कहता हूँ, कहते ना आदमी को उससे पैर उतनी फैलाने चाहिए जिस स्थिति में उसकी चादर, बड़ा बोल नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले को बुरा लग जाता। तो मैंने इससे कहा कि भाई मैं आज कुछ नहीं कहता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब तीसरे पंचायत चुनाव में रिजल्ट आएगा तो आप मेरी बात को याद रखना, आजाद समाज पार्टी का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होगी, इस बात को मेरी याद रखना। और मैं इस बात को भाई हवा में नहीं कह रहा, मैं अपने भीम आदमी आजाद समाज पार्टी मिशन 78 अधिवक्ता मोर्चा किसान मोर्चा के तमाम नेताओं की मेहनत पे और उनके संघर्ष के आधार पर कह रहा हूं। मैं देखता हूं किस तरह से हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, किस तरह से वो सुबह शाम लोग की आवाज रखते हैं, कहीं किसी में मुसीबत आती है वो उसकी लाठी बनने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज जब मैं आया मेरे उधर से एक बहन मेरे पास आए कि भैया 3 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं की, काले देख का मैसेज दे दो, उसके बाद देखो। अभी भी यहाँ बैठे बैठे कई लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दे दी, पुलिस काम नहीं करना चाहे तो सरकार के लोग बढ़ेंगे, कोई आवाज उठाए तो उठा देते। अभी आप देखो मेरे कितने साथियों को यहाँ मेरठ की जेल में बंद कर दिया था कुछ दिन पहले। गुर्जर समाज की बहुत बड़ी संख्या में हमारे लीडरशिप यहाँ बैठे हैं, वो जब अपने नामुक्तों के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनको निर्दोष लोगों को धारा 151 में पहले थाने में अरेस्ट कर दिया, जेल भेज दी 151 में, और बाद में बड़े नेताओं को लगा कि भाई 151 तो कम है, तो अगले दिन बाद एक और मुकदमा लगा दिया और फिर उनको जेल में करने के लिए मजबूर कर दिया। और जब मैंने घोषणा करी कि मैं जाऊंगा तो फिर सब लोगों ने चुनाव के लिए कहा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का वोट ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों का वोट ज्यादा है, और उन कमजोर वर्गों के लोगों ने सारी पार्टी को आजमा लिया है, सबको ताकत दी है, लेकिन कोई उनके काम नहीं आता। जो बिना किसी पंक्ति की लड़ाई कर रहा है वो आजाद समाज पार्टी का चुनाव भीम आदमी का आंदोलन आज उनकी सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी ताकत बनी हुई। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जब इसमें पंचायत चुनाव आएगा, याद रखना कि आजाद समाज पार्टी का चुनाव के प्रत्याशी हजारों लोगों से जीतने का काम आगे महसूस करो। फतेहपुर में ऐलान किया गया सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि हम जो पुराना मामला है उसको तोड़ देंगे। 3 दिन पहले ऐलान किया गया, बड़ी संख्या में फोर्स लगी घटनाबंद इंस्पेक्टर का काम करने। और हुआ क्या, पुलिस की मौजूदगी में सत्ताधारी पार्टी के नेता आए और उस ऐतिहासिक जगह को तोड़ दिया, नुकसान पहुंचा दिया, और वो हाथ जोड़ रहे पुलिस के। इतना खाती को कमजोर मैंने कहीं नहीं देखी जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने खाती के बाद को कमजोर कर दिया है। वो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं, मैं देख रहा था वीडियो में, टीवी में दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ। एक समय था खाती के बाद से बड़े बड़े गुंडे घरों में घुस जाते थे, पलायन हो जाता था, प्रदेश छोड़ देते थे, हाथ जोड़ते लोग जाते तो दिखावे नहीं आते, अब तो दिखा के ले आते टीवी में वो बनाने के लिए लेके आया है। पहले बातचीत कर लेते हैं कि वो आया साहब मैंने वो हाथ इनकाउंटर मत करना ना गया, लेकिन असल में तो वो तो बहुत छुटवई है। असल में जो क्रिमिनल है उनके तब तो बेचारे में हाथ भी नहीं पा पा रहा, उनको सस्ता करना सकता है। तो कानून में कह रहा हूं कि दो तरह के कानून यूज हो रहे। फतेहपुर में जिन लोगों ने हिंसा की उनमें से किसी में मुकदमा न जोड़े, कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन बरेली में जब वो ज्ञापन देने आए तो उनको लाठी से पीट के इस तरह के हालात बनाए जैसे 15 बच्चों की चप्पलें कहीं पड़ी थी, कपड़े कहीं पड़े थे, कहीं पड़ा था, और फिर मुकदमे लगा के 400 लोगों को जेल भेज के, और सुबह ही रात घटनाओं सुबह ही अवैध निर्माण हो गया, बुलडोजर चल गया। तो ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं। और भाई सुनने वाला ही समझ साहब कहां से आएगा, कहां से आएगा सुनने वाला? जिनके कंधों में वोट देके नेता जिनको बना रखा है वो तो कहता है कि भाई चंद्रशेखर क्या करेगा, लेकिन अकेला चंद्रशेखर जो कोई निर्णय लेता है फिर उसके बाद वो तमाम पार्टियों की जितने लग जाती है, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। मैंने मेरे जाने को कहा तो सारी पार्टियां कहने लगी हम भी मेरठ जाएंगे मेरठ जाएंगे मेरठ जाएंगे। तो भाई मेरे गाँव में से पहले कहाँ थे आप लोग? मैंने बरेली जाने कहा तो सारी पार्टियों में नेता लगे कि हम भी बरेली जाएंगे हम भी बरेली जाएंगे। तो भैया आप चले जाओ बरेली, मैं नहीं खा रहा हूँ, आप चले जाओ भैया आप चले जाओ चले जाओ। जब मैं अनाउंसमेंट करता हूं, मैं जाने की बात करता हूं, तो ये सब लगेगा कि अब चंद्रशेखर मैदान में आ गया है।
कर देते, जाना तो हमें नहीं, पुलिस से बात करके कहीं खड़े हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, ये दो तरह के कानून क्यों लागू हो रहे हैं? क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो चाहते हैं कि धर्म की बात हो, जाति की बात हो, हिंसा की बात हो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात हो। अगर ये बात नहीं होगी और लोग खुशहाल होंगे तो क्या बात होगी? रोटी की बात होगी, कपड़े की बात होगी, मकान की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महंगाई की माल की बात होगी, किसानों की आमदनी की बात होगी, खाद की बात होगी, डीएपी की बात होगी, लोगों के समाज की बात होगी, हक की बात होगी। हक की बात ना करे कोई, एजुकेशन की बात ना करे, हेल्थ सिस्टम पे बात ना करे, इसलिए कोई और बात ना हो तो धर्म की बात करे। ये ट्रेंड बन गया उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहने का। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरठ में जो गदर मेरठ से शुरू हुआ तो हसन मुखर्जी के नेतृत्व में आप बताओ, अगर देश मिलकर नहीं करता अंग्रेजों के खिलाफ, क्या अंग्रेज कभी इसकी धरती को आजाद कर देते क्या? बताओ, कर देते क्या? कर देते क्या? अगर आज आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो आज की गुलामी है जो थोपी जा रही है, इसके खिलाफ अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो ये गुलामी भी खत्म होने वाली नहीं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, भाईचारा है, वो आप अपने मजहब को मानो, वो अपने मजहब को माने, आपकी धार्मिक आस्था आपके साथ है, उनकी धार्मिक आस्था उनके साथ है, सब लोग मेलजोल करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। ऐसा माहौल अगर बन जाएगा तो ये सत्ता कुछ भी दिन टिक नहीं पाएगी ना आपको ऊपर, क्योंकि ये सत्ता एक एजेंडे के साथ टिकी है। और मैं आपको बताता हूं वो एजेंडा क्या है? स्कूल बंद कर दो, सरकारी नौकरियां खत्म कर दो, निजीकरण कर दो, सरकारी संपत्तियों को, पूंजीपतियों को बेच दो, लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाओ तो आपका कुछ वोट संगठित बना रहे। इस पॉलिसी पे सरकार काम करे। और ऐसे में जब तमाम नेताओं ने हाथ कमर के पीछे बांध लिए हैं और लड़ने का रास्ता छोड़ दिया, तो हमारे जिम्मेदार ने कह रहे जो हमारे नेता बैठे हैं वो जान को गांव में लगा के सत्ता का सामना कर रहे हैं। इसलिए सब लोग मुबारकबाद के काबिल है कि कोई मुबारकबाद की जाए, कोई है जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और अगर आपने इसकी ताकत बनाने की, हिम्मत बनाने के साथ खड़े हुए तो वो दिन दूर नहीं है कि ये जालिम हुकूमत भी सत्ता से बाहर हो जाएगी और गरीबों का राज आएगा, गरीबों का शासन आएगा, सब लोगों के हाथ में ताकत आएगा। मैं बार कहता एजुकेशन सिस्टम को लेकर किया जा रहा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, 1 लाख स्कूलों में एक टीचर है, मात्र एक टीचर। 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां हर स्कूल में मात्र एक टीचर है। आप बताओ 5-6 सब्जेक्ट है, एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है 5-6 सब्जेक्ट को? और जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो किस गरीब का बच्चा नौकरी रोजगार कर लेगा? कैसे किसान परिवारों के लोग मुख्य धारा में आएंगे? कैसे सत्य हुई गरीबों की? तालीम को खत्म करें, तालीम को जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, लोगों से उनके पढ़ने का अधिकार छीन लो तो वो दिन दूर नहीं कि लोग गुलामी बनके गुलाम बनके आपको कितने होंगे। लोगों के स्वाभिमान सम्मान को चोट की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुर्जर समाज के लोग हैं। गुर्जर समाज के लोग अगर भूल जाए तो उनको याद रखना है, लेकिन जितना अपमान गुर्जर समाज का किया है सत्ता के द्वारा किसी समाज का नहीं किया गया। ये आपको तय करना है, आपको याद रखना किस तरह गुर्जर समाज के लोगों को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमान रोके नहीं रह सकता। इस सरकार ने आपके टोपी उठाने का काम किया, आपको अपमान करने का काम किया। और आप जानते हैं जब आपकी टोपी को उठाने का काम किया तो तमाम नेताओं ने 2-4 दिन बाद आपके साथ करना लगा होगा। चंद्रशेखर आजाद पहले घंटे से आपके साथ था, आपकी ताकत मुझे खड़ा था, कभी आपका गुर्जर समाज के भाइयों का हाथ होने लगा। कोई ऐसे लड़ाई नहीं जिसमें गुर्जर समाज के भाई बात हो रहा हो और मैं मुस्लिम समाज के भाई बैठे इस तरह का आतंक का माहौल बना था। कोई पूछने वाला नहीं आया था। मेरे आज की बात क्या बड़ी सरकार के नेतृत्व में लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ ने ऑर्डर किया और आपके 200 बच्चों जनता ने सत्ता आपको इसलिए नहीं दी बाबा के लोगों कि आप गरीबों को पीट पीट के मार सको। जिस दिन गरीबों ने आपसे मुंह फेर दिया, 5 कलगस मार के आसपास घूमने लायक खिलौने मेरी बात का ये जनता है, ये जनता है, ये जनता ने ठान लेती है, जब तय कर लेती है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उंगली में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जिसे चाहे। इस सम्मान को 2024 में मेहनत
संविधान में बदलने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोगों ने नगीना में करके नगीना में करके दिखाया। और नगीना में जो हमारे नगीना और वो शहरी हो गया, शहरी खत्म करके, क्योंकि लोग जाते थे काम पर लगे रहते थे, शहरी खत्म होने के बाद लोगों से मिलकर 4 बजे 5 बजे 6 बजे जाता था और फिर 1 घंटा मुश्किल से सो के फिर 7 बजे पानी के चक्कर निकल जाता था। लोग उठते थे उनका कतरा को पूरी देते था। और आप ये देखो, जब मैं नफा कर रहा था लोग कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये तो कभी बोल नहीं पाएगा, ये तो किसी कोने में बैठा रहेगा। मैं आप तक समझ जाता हूं, बिना जोड़ दबाओ के आप बताओ, क्या चंद्रशेखर आजाद कोने में बैठता है पार्लियामेंट में? क्या चंद्रशेखर आजाद किसी और से कम बोलता है पार्लियामेंट में? कोई ऐसा है जिसे बताओ जिसको पार्लियामेंट में उठाया ना हो? उत्तर प्रदेश का जैसे मामला, पीआईडी के जवानों का मामला, बड़ी बहनों का मामला, भोजन नफा का मामला, क्या मदरसा को जो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, टीचरों की तनख्वाह का मामला, चाहे धार्मिक आयोजन जो हमला होगा वो विषय हो, कोई ऐसा मामला नहीं जिसको पार्लियामेंट में मैंने उठाने का काम किया। हर मामले का मामला, चाहे अहिल रेजिमेंट का मामला, गुर्जर रेजिमेंट का मामला, चाहे जवाहर रेजिमेंट को बाहर करने का मामला, मैंने सारे मामलों को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाने का काम किया। तो मैंने तो अपने जीवन में संकल्प किया है, उन्होंने मुझे वोट की ताकत दी है, मैं उनका मैं विचार करूंगा। मगर मैं आपको ही कह रहा हूं मेरे भाई, आज हालात नहीं है, मैं वापस जाता हूं। भाई उनको पीट के मानते, आपके एडी लेवल का अधिकारी जो है वो सुसाइड कर देता है, 9 दिन तक उसकी डेड बॉडी घर में सड़ती रहती है। और कल उसका बड़े मुश्किल से संस्कार हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके ऊपर जूता फेंक दिया जाता था। जूता इस देश के इतिहास में 2 चीफ जस्टिस पर जूता फेंका गया। एक पहले मुस्लिम चीफ जस्टिस बने थे हिदायतुल्लाह साहब, उन पर जूता फेंका गया। यह आज दलित समाज के जो है मुस्लिम समाज के चीफ जस्टिस बने हैं, उनके ऊपर जूता फेंका गया। ये जूता फेंकने की हिम्मत कहां से आती है? ये जूता फेंकने की हिम्मत जाती है धर्म के आधार पर आती है कि हम इनमें कुछ भी किसी पद पर बैठ जाए, हम इनके ऊपर जूता भी फेंक सकते हैं और इनमें ये इनको हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। ये हिम्मत कहां से आती है? इसलिए मैं कह रहा हूं, लूटे लुटे सताए हुए गिरे पड़े लोगों, समझदारी दिखाओ। वो कहते हैं ना हम सफर से निकलेगा ना हम नसीब से निकलेगा, हमारे पांव पर कांटा हम ही से निकलेगा। समस्या हमारी है, समस्या हमारी है तो लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको कह रहा हूं, आपने सबको मौका दिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हमने 200 रुपए का टिकट निकाले थे। 2022 से हार के बाद अपनी मेहनत करनी शुरू की। हमने 200 रुपए का टिकट निकाले, एक नगीना में जीता और बाद में 6 दिनों में तय हुआ कि एक चुनाव लड़ जाए, क्योंकि मीडिया के प्यार करने वाले मेरे भाई ईमानदार पत्रकार साथी कहते हैं आजाद समाज पार्टी तो पश्चिम की पार्टी है। तो वहां नेपाल में बॉर्डर पे से जांच करने वाले डुमरिया ने लोकसभा में काम किया और 6 दिन के चुनाव में 80,000 से ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी काशीराम को मांगे। ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आप मेले में मेहनत कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में मेहनत कर रहे हैं, बिजनौर में मेहनत कर रहे हैं, सहारनपुर शाम में मेहनत कर रहे हैं, हापुड़ में मेहनत कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में मेहनत कर रहे हैं, गाजियाबाद में, ऐसे ही पूरे प्रदेश के लोग इस अन्याय को जो अन्याय होगा उस अन्याय को खत्म करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो मेरठ के लोगों को भी धन्यवाद करूंगा। मैं आ भी नहीं पाया था चुनाव में, ये लोकल बॉडी के चुनाव हुए तो भी पार्षद 3-4 जिला पार्षद उन्होंने हमें जिता के दिए थे। मैं तो मेरठ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो तमाम बड़े सत्य थे, हाजी अहमद गाजी, बकार चौधरी, दानिश खान, दानिश त्यागी, मोहम्मद सानू, आजाद था, शाहरुख अलवी, फैसल खान, सलमान सैदी, हाजी निशान, आदिल राय साहब, कारिम गजब साहब, अली साहब, सावत अहमद साहब, सुहेल खान,
सलमान कुरैशी, साजिद शेख, जावेद अलवी, अमजद ठाकुर, हाजी जुनैद सैफी, रजा यूसुफ पटेल, इस्लाम अब्बासी, इकबाल अब्बासी, वसीम अलवी, कारी आसिफ, शमशाद और मेरा भी फोटो सोने में। ये जब तमाम लोग यहाँ, इनको कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं, बचाना पड़ेगा अपने प्रदेश को, जिम्मेदार लोगों को। जब देश में राजतंत्र था, राजा महाराजा राज करते थे, तलवारों के बल पर राज चलता था, बंदूक चलती थी, गोली चलती थी, लाठी चलती थी, तलवारें चलती थी, तोप चलती थी, हजारों लोग मर जाते थे, सेना के सामने होती थी, तब राज चलता था। और संविधान ने मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना आसान कर दिया, आपकी दुनिया में ताकत दे दी, बटन दबाओ राज बदल दो, बटन दबाओ राज बदल दो। संख्या आपके पास है, लोकतंत्र का मतलब बहुमत का शासन, जिनका वोट का राज होगा। अगर ये काम भी करके तुम राज नहीं बना पा रहे हो, तो मैं नहीं मानता कि ये गुलामी आपसे दूर है। ऐसा लगता है कि भी आप गुलाम। भाई जब आप तलवार चलाने की बात नहीं है, बंदूक चलाने की, किसी को बुरा नहीं करना, किसी के धर्म को टिप्पणी कुछ भी तो नहीं करना है, बस लोगों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ना, भाईचारा अपनाना और काम करने वाले हम लोग हैं, 24 घंटे के वर्कर हैं। अगर हम सब लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे तो कौन जाएगा? अपनी बात को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे जुड़ेगा? इतने नेता भी फोटो लगी है, अगर ये साल के 100 दिन भी काम कर ले तो मैं गारंटी देता हूं एक भी घर ऐसा नहीं होगा पूरे मेरठ में जिस तक हमारी बात नहीं चल जाएगी। और जिस दिन बात चलेगी मैं लिख के देता हूं, चाहे उनको सोना चांदी हीरे जवाहरात दे देना, लेकिन मैं मानता हूं कि स्वाभिमानी लोग बिकाऊ नहीं होते, फिर वो किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं, फिर वो आजाद समाज पार्टी का आशीर्वाद को ताकत देने का काम करेंगे। मैं नौजवान नेताओं को नहीं कहना चाहता हूं वो फोटो वीडियो के चक्कर में ना पड़े, गुलदस्तों के चक्कर में ना पड़े, वो मिशन की भट्टी में, संघर्ष की भट्टी में खुद को छुपाए, मेहनत करें, पढ़े सीखे। अगर उनको आगे बढ़ना है तो वो ये मत सोचे कि कहीं से किस कोने से मेरा फोटो हो जाए। रील रियल नहीं होती है, रील होती है। आपको रील बन के आपका काम नहीं चलेगा, आपको रियल बनना पड़ेगा, आपको मिशन की भट्टी में तपना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आपको पसीना बहाने की आदत नहीं आएगी, जब तक आपको भूखा रहने की आदत नहीं आएगी, जब तक आपको संघर्ष करने की आदत नहीं आएगी, जब तक आपको अपमान झेलने की आदत नहीं आएगी, जब तक आपको धूल मिट्टी के साथ आप रहेंगे नहीं, तब तक 1897 की क्रांति का बिल्कुल चुका गया। वो मेरठ जहां से जो तहरीक चली